हर बार की तरह आपका इस बार भी आसान बिहार बोर्ड में स्वागत है। चैनल का नाम है आसान बिहार बोर्ड और कोचिंग का नाम है आरएम क्लासेस। शिक्षा और संस्कृति, हम लोग अंतिम अध्याय में हैं। गद्य के अध्याय है 12, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पिक्चर से क्लियर है, हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में बहुत कुछ मालूम है ही, तो इस पाठ में ज़्यादा सीखने के लिए नहीं है, बस इनके द्वारा दी गई सीख को सीखने की आवश्यकता है। तो चलो, बिना किसी बकवास और देरी के हम अपने काम में लग जाते हैं। हमारा पहला सवाल है, क्या है हमारा पहला सवाल? गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा तो है, लेकिन बढ़िया शिक्षा। अहिंसा अहिंसा अहिंसा, वो कहते हैं अहिंसक प्रतिरोध सबसे उच्च और उत्कृष्ट शिक्षा है। वास्तव में बच्चों को अक्षर ज्ञान से पहले ही इसके बारे में बताना चाहिए। वो कहते हैं जब आप किसी को ABCD या क ख ग घ सिखाते हैं, उसके पहले ही आप उसको अहिंसा का शिक्षा दे दीजिए। उसको ये बताइए कि सत्य, प्रेम और सहनशीलता के माध्यम से असत्य, घृणा और हिंसा को परास्त किया जा सकता है। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। अब है दूसरा क्वेश्चन। इंद्रियों का बुद्धिपूर्ण उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग करते हैं तो बुद्धि का त्वरित विकास होता है, और ये क्या है? सर्वोत्तम मार्ग है। क्लियर हो गया? प्रश्न नंबर 3, शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ होता है बच्चों के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी गुणों को प्रकट करना। एक एक लाइन का है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, इसको एक लाइन का ही है, इसलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव हुआ? व्यवहार रूप योगी शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। बेस्ट एग्जाम्पल्स, मैं तुम्हें कंप्यूटर्स भी पढ़ाऊंगा क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। अब तुम बिना कंप्यूटर के पढ़े हुए जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो। उसमें हम कुछ कोड बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो जब हम कोड बनाना सीखेंगे तो तुमको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अगर तुम सीधे उसको अपनी कॉपी में उतारते तो तुम नहीं सीख पाओगे। तो उसी को कहते हैं व्यवहारोपयोगी शिक्षा। तुमने जो सीखा उसको तुमने धरातल पर उतारा, तो तभी तुम्हारे मस्तिष्क का भी विकास होगा और आत्मा का भी विकास होगा। तो कहता है ये तभी संभव है जब व्यवहारोपयोगी शिक्षा हो। प्रश्न नंबर 5, गांधी जी धुनाई और कताई जैसे ग्रामोद्योग द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते थे? बहुत अच्छी बात है। आज जो हम कपड़ा खरीदते हैं, मुझे मौका मिला था उद्योग विभाग की एक मीटिंग में शिरकत करने का। वहां पर कपड़ा के उद्योग की बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर दिया जा रहा था कि कपड़ा के उद्योग को बिहार में लगाया जाए। तो क्यों लगाया जाए? तो अभी हमारे यहाँ जो कपड़ा बन के आता है वो दूसरे राज्यों से बन के आता है। अगर हमारे यहाँ बनेगा तो यहाँ रोजगार होगा। तो वही बात है, उस समय जो कपड़ा बन के आता था ये इंग्लैंड से बन के आता था। तो गांधी जी चाहते थे ग्राम में ही उसका उद्योग लगे, और ये जो धुनाई और कताई हो ये गांव में ही हो, और ये एक तरह से सामाजिक क्रांति हो। तो चलो उसको देखते हैं। तभी ही गांव की घटती आबादी को रोका जा सकेगा। अभी क्यों बिहार में कहा जा रहा है उद्योग लगाने? क्योंकि यहाँ के लोग दूसरे जगह जाके काम कर रहे हैं, तो वो यहीं रुक जाएंगे, तो आबादी यहीं रह जाएगी। इससे एक न्यायमूलक सिस्टम की नींव डाली जाएगी। धीरे धीरे अमीर और गरीब के अप्राकृतिक अंतर को कम किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति बाहर जाके काम करता है तो उसको रहने और खाने में ही पैसा खर्च हो जाता है। यहाँ अगर वो काम करता है तो कम से कम उसको रहने का रेंट तो नहीं देना होगा। हर व्यक्ति अपनी जीविका के लिए कमाई करने का प्रयास करेगा, जिससे गांव और शहर के संबंधों को एक नैतिक और स्वास्थ्यप्रद आधार मिलेगा। ऐसी सामाजिक क्रांति बिना किसी खूस खराबी के ग्राम उद्योग के माध्यम से ही संभव है। क्लियर हो गया? अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? शिक्षा का कोई लक्ष्य हो। तुम्हारा शिक्षा का क्या लक्ष्य है? तुम्हारे शिक्षा का लक्ष्य नौकरी प्राप्त करना और देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनना, क्योंकि तुमको देश को एक दिशा दिखानी है। तो लेकिन गांधी जी क्या मानते थे? उनका कहना था तुम्हारा प्रथम प्रमुख लक्ष्य जो वो चरित्र निर्माण होना चाहिए,
क्योंकि जब प्रत्येक व्यक्ति चरित्र निर्माण में सफल हो जाएगा तो समाज का अपने आप चरित्र निर्माण हो जाएगा, क्योंकि समाज व्यक्ति से बना होता है। अब आया प्रश्न नंबर 7। गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे? देखो, अनुवाद अनुवाद अनुवाद, तुमको अंग्रेजी पढ़नी है तो तुमको करना होगा अनुवाद। तो गांधी जी भी मानते थे कि अनुवाद अनुवाद जरूरी है। तो क्यों? कहता है भाषा जो है वो अलग अलग, ज्ञान जो है वो अलग अलग भाषाओं में संग्रहित है। इंग्लिश के जब कोड लिखे गए थे तो वो लिखे, जो कंप्यूटर्स के कोड है वो इंग्लिश भाषा में या वो अलग लैंग्वेज में है, तो उसको अनुवाद करके हम समझते हैं। तो बड़े पैमाने पर अनुवाद करके ही समझा जा सकता है। तो उसी तरह गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य आवश्यक मानते थे। नहीं तो लोग को अंग्रेजी सीखनी होती, फिर अंग्रेजी सीखते, फिर फ्रेंच सीखते। तो उन्होंने कहा हर चीज को अनुवाद कर दो, ताकि जो लोग वो भाषा नहीं भी जानते हैं वो उस चीज को पढ़ सकें। प्रश्न नंबर 7 खत्म। प्रश्न नंबर 8 शुरू। दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है? बस बिल्कुल, हम ना भारतीय रह पाए और ना हम अंग्रेज हो पाए। हमने अंग्रेज को समझने से पूर्व अपने आप को समझा ही नहीं। तो वही कहानी है यहाँ। कहता है दूसरी संस्कृति को पहले अपनी स्वयं की संस्कृति की गहरी समझ होनी आवश्यक है, क्योंकि अपनी संस्कृति को समझे बिना हम किसी अन्य संस्कृति को समझ या अनुकरण करना आत्महत्या के समान है। जब तक तुम अपने आप को नहीं समझोगे तुम दूसरे को नहीं समझ पाओगे। तो पहले अपने आप को समझो, पहले अपने आप को समझो। प्रश्न नंबर 9। अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए? गांधी जी की राय स्पष्ट कीजिए। वही बात है, पहले अपनी संस्कृति को समझिए, फिर जब आप अपने आप को समझ लेंगे तो आप दूसरे को समझेंगे। तो देखो, हमें अपनी मातृभाषा, पहले हमको हिंदी आनी चाहिए, तब तो हम अंग्रेजी समझेंगे, और संस्कृति को प्राथमिकता देनी चाहिए। वे ये मानते थे कि हम अपनी मातृभाषा को माध्यम बनाकर ही अधिकतम विकास कर सकते हैं। तुम देखना, बच्चे को हिंदी सिखाओगे वो जल्दी हिंदी सीखेगा, उससे ज्यादा हिंदी वो मैथिली सीखता है उससे जल्दी, और भोजपुरी सीखेगा। अंग्रेजी सिखाओ नहीं सीख पाएगा। तो उसी तरह से हमें पहले मातृभाषा में ही हर चीज सीखनी चाहिए, और अपनी संस्कृति के माध्यम से जीवन में तेजी से प्रगति कर सकते हैं। हालांकि हमें सिर्फ अपनी ही दुनिया में सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें दूसरी संस्कृतियों की अच्छी बातों को भी अपनाना चाहिए। इसके लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी संस्कृति और भाषा के महत्व को कम नहीं समझें। दूसरा का चीज हम कब समझेंगे? देखो, अगर हमें अपनी संस्कृति की नहीं समझ होगी, हमें अपनी संस्कृति की अच्छी बातों की नहीं समझ होगी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि दूसरी संस्कृति में अच्छी बात है क्या? हमें तो अच्छा और बुरा का ज्ञान का बोध ही नहीं है। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है। तो क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 9। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10। क्या है 10? गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते थे? संस्कृतियों का सामंजस्य। वो कहते थे संस्कृतियों का सामंजस्य होना चाहिए, सभी संस्कृति आपस में मिलजुल कर रहे, क्योंकि यहाँ सभी संस्कृति के लोग रहते हैं। देखो, संस्कृतियों के सामंजस्य को आवश्यक मानते थे। क्यों? उनका कहना था भारतीय जीवन पर सभी संस्कृतियों का प्रभाव पड़ चुका है, और खुद भी भारतीय जीवन से प्रभावित हो चुकी है। यानी हमारा जो जीवन है भारतीय जीवन, इस पे अनेक संस्कृतियों का प्रभाव पड़ चुका है, और उन संस्कृतियों पे भी भारत का प्रभाव पड़ चुका है। बेस्ट एग्जाम्पल, हम क्या किए? हमने विदेशों से कंप्यूटर लिया, उनके पैंट शर्ट को लिए। उन्होंने हमारा क्या लिया? उन्होंने हमारा योग लिया, आयुर्वेद लिया। तो संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है। हम उनके पहनावा को लिए, उन्होंने हमारी भी अच्छी चीजें ली, हमने भी उनकी अच्छी चीजें ली। ठीक है, अभी देखो मैंने जो ये कोट पहना हुआ, ये क्या है? हमने वहां से लिया। तो यही चीज वो कह रहे हैं। गांधी जी के विचार में सामंजस्य स्वदेशी तरीके से होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए एक उचित स्थान सुरक्षित हो। गांधी जी अमेरिकी तरीके से सामंजस्य के विरोधी थे। क्यों अमेरिकी संस्कृति के सामंजस्य के विरोधी थे? क्योंकि इसमें अमेरिकी संस्कृति में क्या है, वो सभी संस्कृति को अपने में समूहित कर लेती है। अमेरिका वाला क्या करता है? सबको अपने अंदर समा लेता है। विश्व के जितने टैलेंट हैं वो अमेरिका चले जाते हैं और अमेरिकी बन जाते हैं। वो दूसरे की आइडेंटिटी को फिनिश कर देता है। ठीक है,
तुमको जान के आश्चर्य होगा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके भी दादा कभी अमेरिका बाहर से आए थे। एलन मस्क जो अभी सबसे अमीर आदमी है, वो खुद दक्षिण अफ्रीका से वहां माइग्रेट किया है। हमारे भी देश के बहुत सारे लोग वहां माइग्रेट करके अमेरिकी बन चुके हैं। तो इस संस्कृति का वो क्या थे, विरोधी थे। प्रश्न नंबर 10 समाप्त। प्रश्न नंबर 11 शुरू। मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योग के द्वारा ही दी जाए। अब देखो बहुत अच्छी बात है, अब किसी चीज की शिक्षा देनी है तो उनका कहना शिक्षा वही दे जो वो काम करता हो। अगर मैंने क्या कहा तुमको, मैं कंप्यूटर के प्रोग्राम्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन अगर मैंने प्रोग्राम नहीं बनाया होगा तो तुम्हें मैं अच्छी तरीके से नहीं सिखा सकूंगा। लेकिन खुशी की बात है कि मैंने प्रोग्राम बनाया है जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। लेकिन अभी मैं तुम्हें टोकरी बनाने सिखाने लगूँ तो मैं तुम्हें टोकरी बनाने नहीं सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने टोकरी नहीं बनाई है। तो यहाँ पे बस बिल्कुल वही बात है। उनका कहना है कि पुस्तकीय तरीके से नहीं दीजिए बल्कि वैज्ञानिक तरीके से प्रदान कीजिए, और ये संपूर्ण ज्ञान किसी दस्तकारी संस्थान या उद्योग के माध्यम से ही प्रदान की जानी चाहिए। ITI का यही कंसेप्ट है 10वीं के बाद। हो सकता है तुम में से कुछ लोग ITI करके सरकारी कंपटीशंस में बैठो। तो काम खत्म 11 का क का, अब चलेंगे 11 का ख। इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। देखो, हम कहते हैं हम आर्य हैं, कुछ लोग कहते हैं आर्य विदेशी थे, ठीक है। गांधी जी कहते हैं कोई शुद्ध संस्कृति आर्य के तरह नहीं है, हम सब मिले हुए हैं, हम में कोई शक, कोई हुन, कोई मंगोल है। और ये जो संस्कृति है हमारे पूर्वजों की क्या है, उपहार है। और ये समन्वय नीति का ही परिणाम है, इसलिए हमें अधिक भारतीयों के लिए भारत में कोई अन्य वस्तु नहीं है। यानी हम कोई शुद्ध आर्य नहीं है, हम सब मिले हुए हैं, हम सब एक हैं। आवाज दो, हम सब एक हैं। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, मतलब इस धर्म में सबों के लिए गुंजाइश है, सभी मिलजुल के रह सकते हैं। इस धर्म में कोई बंधन नहीं है, यहाँ सभी को स्वतंत्रता मिली हुई है, स्वेच्छा से कोई किसी धर्म का अवलोकन कर सकता है। हालांकि हमें किसी भी अन्य धर्म संस्कृति के अध्ययन में अपना धर्म कभी नहीं भूलना चाहिए। हम सबका अध्ययन करें लेकिन अपने धर्म को नहीं भूलें। ये समाप्त हो गया। अब हिंदी व्याकरण शुरू हो गया है। जैसा कि मैंने कहा है, मैं बहुत जल्द हिंदी व्याकरण का एक सेपरेट चैप्टर ला रहा हूँ, अलग अलग चैप्टर का, जिसमें ये सारे क्वेश्चन शामिल होंगे और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन शामिल होंगे। यह सिर्फ तुम्हें यहीं तक, ये जो हिंदी व्याकरण ये तुम्हें सिर्फ बिहार बोर्ड के ही एग्जाम्स के लिए काम नहीं आएगा। तुम अगर बैंक के भी एग्जाम में बैठते हो, तुम अभी जैसे अभी बिहार का सिविल कोर्ट का एग्जाम्स हो रहा है उसमें भी तुम बैठते हो, तो ये तुम्हें हर चीज़ में काम आएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इस पर तुम लोग को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।